हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था पिछले वीडियो में हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें हमने आपको कुछ पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उनसे संबंधित होने वाली घटनाओं और पुष्प के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, तो हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। हमने आपको पुष्प के बारे में बताया था कि जैसे पुष्प होता है, कोई भी पूर्ण विकसित पुष्प है या पूर्ण पुष्प है तो उसमें उसके 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र हमने आपको बताए थे। एक था आपका बाह्य दलपुंज, दूसरा था आपका दलपुंज, तीसरा था आपका पुंकेसर और चौथा था आपका जायांग। इसे हम यहाँ पर पुंकेसर ना लिखकर पुमंग लिख रहे हैं, पुमंग। ठीक, और चौथा था आपका जायांग। हमने आपको वहाँ पर पुष्प के बारे में बताया था कि जो पुष्प है, पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है या जो प्रथम चक्र होता है, उस प्रथम चक्र को ही हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, है ना। और जो बाह्य दलपुंज होता है वो हरे रंग का होता है। इसका हमने आपको कार्य भी बताया था कि बाह्य दलपुंज का क्या कार्य था। हमने आपको बताया था कि जो बाह्य दलपुंज है वो कलिका के समय पुष्प की सुरक्षा करता है, कलिका अवस्था में। दूसरा चक्र था आपका दलपुंज। दलपुंज में हमने आपको बताया था कि ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जिसे हम पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। ये रंगीन होती हैं, सुगंधित होती हैं, क्योंकि जो दलपुंज है वो पर परागण के समय कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं, इन्हें हम कहेंगे सहायक अंग, यानी कि ये पुष्प के सहायक अंग हो गए हैं। सहायक अंग कैसे हो गए हैं कि जब पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो वहां पर ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, किंतु लैंगिक जनन के समय ये पुष्प की सहायता करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे सहायक अंग। ठीक है, इसके बाद में पुमंग और जायांग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर, ये पूर्ण रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। पुमंग जो है वो पौधे का नर जननांग है। पुमंग पौधे का नर जननांग है, इससे मेल गैमिट्स का निर्माण होगा। और जो जायांग है वो पौधे का मादा जननांग है, इससे फीमेल गैमिट्स का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम पुमंग और जायांग को कह सकते हैं लैंगिक जनन के ये मुख्य अंग हैं। ठीक है, यानी कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं वो लैंगिक जनन के समय पुष्प के सहायक अंग होते हैं, और जो पुमंग और जायांग हैं ये लैंगिक जनन के समय पुष्प के मुख्य अंग होते हैं। अब बात करते हैं कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो हमने आपको पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के समय 3 घटनाएं होती हैं प्रमुख रूप से। पहली घटना होती है निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं। अब निषेचन से पूर्व संरचनाओं एवं घटनाओं में अगर हम अध्ययन करने जाएंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि इसमें जो निषेचन से पूर्व की संरचनाएं और घटनाएं होती हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो पुष्प है, पुष्प में जो नर जननांग है उसमें परागकोश के बारे में पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे, पराग कण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब मादा जननांग है तो मादा जननांग के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे वर्तिकाग्र है, गुरु बीजाणुधानी है
और भ्रूण कोश है, ठीक है ना। जब यहाँ पर नर जननांग के जैसे पराग कोश है या लघु बीजाणुधानी है, इसमें जब पराग कण का निर्माण हो जाता है और पराग कण के बाद में जब इसे यहाँ पर इसका परागण होता है, तो परागण के बाद यहाँ तक की जो यानी कि परागण से पहले तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आ जाएंगी निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाओं में। फिर इसके बाद में जब मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का आपस में निषेचन होगा, तब वहाँ पर हम उस घटना को कहेंगे दोहरा निषेचन, जो हमने आपको बताया था कि पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरी जो घटना है वो हम निषेचन के बाद की बात करेंगे, जैसे भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, फल कैसे बनेगा, बीज कैसे बनेगा, तो इनकी बात हम करेंगे निषेचन के बाद में। तो आज बात करते हैं, हमारे पास पहली घटना है, नाम है निषेचन से पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं। अब निषेचन से पूर्व की घटनाएं एवं संरचनाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कोई भी पुष्प है, उस पुष्प में जो उसके जननांग हैं, जननांग का विकास होना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक जननांग का विकास नहीं होगा तब तक उसमें लैंगिक जनन नहीं हो सकता है। जिस तरीके से पौधों में, जिस तरीके से जीवों में जो जननांगों का विकास होता है वो हार्मोन की सहायता से होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार पौधों में भी अगर जननांगों का विकास होगा वो भी हार्मोन की सहायता से ही होगा। तो सबसे निषेचन से पूर्व की संरचना में आ जाता है जननांगों का विकास होता है, हार्मोन की सहायता से जितने भी पुष्प होते हैं सभी पुष्पों के अंदर जननांगों का विकास हो जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, दूसरा है नर जननांगों में परागकोश, यानी कि नर जननांग के बारे में। जो नर जननांग है वो क्या है, नर जननांग होता है पुमंग, यानी कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे परागकोश, लघु बीजाणुधानी। जब भी लघु बीजाणुधानी की बात आती है तो आप एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो लघु बीजाणुधानी है वो पुष्प के नर जननांग का भाग है और जो गुरु बीजाणुधानी होगी वो पुष्प के मादा जननांग का एक भाग होगी। तो यानी कि लघु बीजाणुधानी है उसे हम परागकोश ही कह सकते हैं। परागकोश क्या होता है, परागकोश होता है यानी कि पुष्प का वह भाग जिसके अंदर पराग कण स्थित होते हैं या ढके होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परागकोश। और परागकोश के अंदर ही अनेक छोटी छोटी बीजाणुधानियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर ही जो लघु बीजाणुधानी होगी उस लघु बीजाणुधानी के अंदर ही पराग कण स्थित होते हैं। जब लघु बीजाणुधानी फट जाती है तो इसके बाद में जो पराग कण होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में परागण की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार जैसे मादा जननांग है तो मादा जननांग में भी वर्तिकाग्र है, गुरु बीजाणुधानी है और भ्रूण कोश है, ये आदि आएंगे। आज बात करते हैं हम पौधे के नर जननांग की, ठीक है, पौधे के नर जननांग की हम आज बात करते हैं। अब देखो आगे, जैसे पुष्प के नर जननांग की बात करते हैं यानी कि पुंकेसर, ठीक है ना, यानी कि पुमंग। जो पुंकेसर है यानी कि पुमंग, जो पुंकेसर है वो पौधे का नर जननांग है जो पुतंतु, कामा परागकोश, कामा परागपुट और सहायक ऊतकों से मिलकर बना होता है। यानी कि किसी भी पुष्प का जो एंथर है, जो एंथर पुतंतु, परागकोश, परागपुट और सहायक ऊतकों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने किसी पुष्प के एक पुंकेसर को या एक पुमंग को उठाया है तो हमने यहाँ पर इसके आपको 3 भाग दिखाई दिए हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं पुतंतु,
यानी कि फिलामेंट, ठीक। और जो यहाँ पर ये है, ये हो गया आपका सहायक ऊतक, और तीसरा है आपका पराग कोश, ठीक है ना। जो पराग कोश है, पराग कोश में ही लघु बीजाणुधानी होती है जिसके अंदर पराग कण उपस्थित होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आपको यहाँ पर ये लघु बीजाणुधानी को दिखाया हुआ है, यानी कि हमने इस पराग कोश की अनुप्रस्थ काट ली है। तो यहाँ पर हमने आपको लघु बीजाणुधानी को दिखाया हुआ है। अब आप लघु बीजाणुधानी में देख रहे हैं कि जब लघु बीजाणुधानी यानी कि पराग कोश जब फट जाएगा तो उसके अंदर के जो पराग कण होंगे वो बाहर निकलने लगेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे सहायक ऊतक हमने यहाँ पर आपको लिख कर दिया है, तो इस सहायक ऊतक का कार्य क्या होता है? सहायक ऊतक, सहायक ऊतक क्या करता है कि जो लघु बीजाणुधानी होती हैं उन लघु बीजाणुधानियों को सहायक ऊतक जोड़े रहता है, ठीक है। तो यानी कि जो पुमंग या पुंकेसर है वो नर पौधे का नर जननांग है, जो पुतंतु कामा परागकोश और परागपुट और सहायक ऊतकों से मिलकर बना होता है। अगर हम पुंकेसर की बात करते हैं तो उसके 3 भाग हो जाते हैं, परागकोश, सहायक ऊतक और पुतंतु। जो परागकोश है, परागकोश में लघु बीजाणुधानी स्थित होती हैं जिनके अंदर ही पराग कण का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये परागकोश हो गया। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर परागकोश केवल 2 ही हैं, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो एक जो परागकोश होता है वो कुल मिलाकर 2 पालियों में बटा होता है, इस प्रकार से 2 पालियों में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट 4 परागकोश दिखाई दे रहे होंगे, या 4 यहाँ पर लघु बीजाणुधानी आपको दिखाई देती हैं। तो यानी कि जो परागकोश है वो 2 पालियों में बटा होता है, और 2 पालियों में बटे होने के कारण जो यहाँ पर लघु बीजाणुधानियां होती हैं वो हो जाती हैं 4, ठीक है। तो अब आगे की जो बात है, यानी कि लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु जनन, जो यहाँ पर जैसे लघु बीजाणुधानी में आपका परागकण बन गया है, तो हम यहीं से फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, उसे देखेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।